तह खाना लॉन के दूसरे सिरे पर है। यार मैं बाहर निकल कर ठाकर साहब से खुद पूछ लेता हूँ, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। हुमायूं मिर्जा ने कहा, इसने झूठ बोला है तो मैं इसे भी लॉन में ले जाता हूँ, तुम ठाकर साहब से बात करो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तहखाना इसी तरफ है, मगर वहाँ तक जाने का ख्याल भी दिल में न लाएं। चीता एक पल में चीर फाड़ कर रख देता है। इस वक्त लॉन में रोशनी हो गई थी, सावन भी मौजूद नहीं है। ठाकर साहब बेडरूम में होंगे। चीता और किसी के काबू में नहीं आता। मैंने इसकी गर्दन पर दबाव कुछ और बढ़ा दिया। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ बेहोश करना चाहता था। चंद लम्हों बाद वो मेरे हाथ में झूल गया। सबसे मुश्किल मरहला तो अब आया था। मैंने तैमूर और हुमायूं मिर्जा से वहीं ठहरने को कहा और खुद लॉन की तरफ जाना चाहा। हुमायूं मिर्जा ने मुझे रोक दिया और बोला, चीते पर फायर करोगे तो धमाके से पूरी हवेली बेदार हो जाएगी और गार्ड उबल पड़ेंगे। मैं चीते पर फायर नहीं करूंगा, मैंने हंस कर कहा। इस दौरान में तैमूर अपनी बैग से लंबे फल का एक खौफनाक खंजर निकाल चुका था। मैंने वो खंजर इससे ले लिया था, हाथ में लेकर इसे तोला और हुमायूं मिर्जा से बोला, मैं इस खंजर से चीते को ठिकाने लगा दूंगा। पागलपन मत करो कामरान। हुमायूं मिर्जा ने कहा, मैं कल की रात और ठहर जाऊंगा और कल कहीं से डॉल्ट गन हासिल करने की कोशिश करूंगा। इसकी जहरीली सुई के जरिए हम चीते को खामोशी के साथ ठिकाने लगा सकते हैं। अरे आप बस देखते रहें, मैंने हंस कर कहा। मुझे चीते के 10 ब 10 शिकार का बहुत तजुर्बा है। अब तक 12 चीते शिकार कर चुका हूँ, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं तेजी से लॉन की तरफ बढ़ गया। मैंने जो ही बरामदे में कदम रखा कि इसने मेरी गर्दन पर राइफल की नाल रख दी और करख्त लहजे में बोला, सॉरी सर, मगर आपको वापस जाना होगा। मैं अचानक जमीन पर बैठ गया। इसके साथ ही मैंने बोलने वाले की राइफल पर हाथ डालकर झटका दिया। वो मुझसे गुजर कर आगे जा गिरा। मैंने इसकी कनपट्टी पर हल्का सा एक हाथ रसीद कर दिया। वो लम्हों में बेहोश हो गया। मैंने इसे खींच कर एक तरफ डाला, इसकी राइफल उठाकर झाड़ियों में उछाल दी और तेजी से लॉन की तरफ बढ़ा। वहाँ दूर दूर तक चीता नहीं था। मैंने मोहतात अंदाज में आधा लॉन तय कर लिया। अचानक कोई साया सा मेरी तरफ लपका। मैं एकदम पलटा। इस वक्त तक चीता मुझसे टकरा चुका था। खंजर मेरे हाथ से निकल चुका था। झुककर खंजर उठाने का वक्त नहीं था। चीते ने पलट कर दोबारा मुझ पर छलांग लगाई तो मैंने पुश्ते से इसकी गर्दन पकड़ना चाहिए, मगर इसकी खाल चिकनी थी, इसलिए मैं कामयाब न हो सका। इसका अगला पाँव मेरी गिरफ्त में था। मैंने पूरी कुव्वत से इसे झटका दिया। चीते के मुंह से करबनाक गुर्राहट निकली और वो फिसल कर मेरी गिरफ्त से निकल गया। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वो बुरी तरह लंगड़ा रहा था। मैंने झुककर इसकी दूसरी टांग भी पकड़ ली और इसे झटका देने ही वाला था कि कोई बहुत जोर से मुझसे टकरा गया। मैं मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। मैंने घूम कर देखा तो हैरान रह गया। एक और चीता खौफनाक अंदाज में खड़ा गुर्रा रहा था। गोया ठाकर के पास चीतों का जोड़ा था। मैं खाली हाथ एक चीते से तो निमट सकता था, मगर वहाँ तो दो थे। मैं कोई टार्जन नहीं था कि इन दोनों से निमट सकता। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। दो खौफनाक चीतों को अपने मुकाबिल देखकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं कोई सुपरमैन नहीं था कि उड़ता हुआ चीतों के नरगे से निकल जाता। इन दोनों से बैक वक्त लड़ना भी मेरी खुदकुशी करने के मुतरादिफ था और भागने का कोई तसव्वुर भी नहीं था। इनसे बचकर मैं कहाँ भाग सकता था। ये तमाम ख्यालात बिजली की सी तेजी से मेरे जहन में आए। मैंने खुद से कहा, चलो मियाँ कामरान, अब इस दुनिया को आखिरी मर्तबा देख लो कि चंद लम्हों बाद यहाँ तुम्हारी दीदा लाश पड़ी होगी। बहुत ग्रेट और नाकाबिले तस्खीर समझते थे ना खुद को, मगर ये महज खुद को धोखा देने वाली बात थी। तुम तो आयरन मैन थे, खल्के खुदा का जीना दो भर कर रखा था, खुदाई फौजदार बने हुए थे। हाँ, मैं खुदाई फौजदार हूँ, मैं बिड़बिड़ाया। और जब तक मेरे जिस्म में ज़िंदगी की रमक भी बाकी है, मैं जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बरसरे पैकार रहूँगा। इसी दौरान में मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। मैंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। गुर्राते हुए दोनों चीते सहम से गए और मुंह उठाकर फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। मैं इस वक्त तक ज़मीन पर पड़ा रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा हाथ खंजर से टकरा गया। दोनों चीते न जाने किस चीज़ से खौफजदा हो गए थे। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि ठाकर ने कहीं शेर भी तो नहीं पाल रखा है, जिसकी वजह से दोनों चीते खौफजदा हो गए थे। एक चीता तो किसी हद तक नकारा हो चुका था। नकारा इन मायनों में कि वो स्फूर्ति और तेज़ी से मुझ पर हमलावर नहीं हो सकता था। दूसरा चीता ताज़ादम भी था और ज़्यादा खौफनाक भी। खंजर उठाकर मैं आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। दोनों चीते मुझसे कुछ फासले पर खड़े थे। मेरी सारी तवज्जो ताज़ादम चीते की तरफ थी। वो किसी भी वक्त मुझ पर सकंद लगा सकता था, मगर वो तो अपनी जगह पर यूं साकित खड़ा था जैसे इस पर जादू कर दिया गया हो। मैंने चंद लम्हे इंतज़ार किया, फिर खुद ही हमला करने का फैसला किया। मेरी कोशिश थी कि एक ही बार इतना भरपूर हो कि वो चीता दोबारा हमला करने की काबिल ही न रहे। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी जिस्म को तोला और झपट कर पूरी कुव्वत से चीते पर वार कर दिया। फिर मुझे हैरत का एक और शदीद धचका लगा। बजाय हमला करने की वो चीता बकरी की तरह खौफजदा होकर पलटा और भागने की कोशिश की, मगर मेरा खंजर दस्ते तक इसकी कमर में पबस्त हो गया था। मैंने फुर्ती से खंजर खींचा और इतनी ही कुव्वत से दूसरा भरपूर वार इसके पेट पर कर दिया।
یہ وار اتنا کاری تھا کہ چیتا اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے خون کا فوارہ سا نکل رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ پھر میں دوسرے چیتے کی طرف متوجہ ہوا جو خوفزدہ ہو کر بلی کی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی اگلی ٹانگ کا ایک جوڑ نکل گیا تھا، اس لیے وہ 3 ٹانگوں پر دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی دکھائی اور دوڑ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ حملہ کرنے کے بجائے چیتا اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح وہاں سے فرار ہو جائے۔ میں نے پوری قوت سے خنجر اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ چیتے کے حلق سے کربناک غراہٹ برآمد ہوئی اور اپنی جبلت کے تحت اس نے پلٹ کر حملہ کرنا چاہا مگر لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے خنجر کا دوسرا وار اس کے پیٹ پر کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں اور چند لمحے بری طرح تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے خون آلود خنجر اسی کے جسم سے صاف کیا اور کھڑا ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان دو خوفناک چیتوں کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، وہ بھی صرف خنجر سے۔ میرا جسم ابھی تک پسینے میں شرابور تھا مگر حیرت انگیز طور پر تھکن کا احساس چند منٹ میں زائل ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دبے پاؤں بھاگتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میں بھڑک کر پلٹا۔ اسی وقت مجھے تیمور کی سرگوشی سنائی دی، یہ میں ہوں کامران۔ اس کے پیچھے ہمایوں مرزا بھی تھا۔ اس نے ایک نظر دونوں چیتوں کی لاشوں کو دیکھا، پھر والہانہ انداز میں مجھ سے چمٹ گیا اور بولا، یو آر گریٹ کامران۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی مسلح گارڈ نہ نکل آئے مگر چیتوں کی وجہ سے کنور صاحب شاید اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے مزید کسی گارڈ کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ ان کا اطمینان غلط نہیں تھا۔ ان خورخوار چیتوں کی موجودگی میں کس کی جرت تھی کہ ادھر کا رخ بھی کرتا۔ پھر ہم تینوں دبے پاؤں اس طرف بڑھے جہاں کنور صاحب کے ملازم نے تہہ خانے کی نشاندہی کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ حویلی کے اس حصے میں محافظ ضرور موجود ہوں گے، اس لیے ہم بہت محتاط انداز میں اس طرف بڑھ رہے تھے۔ لان عبور کرنے کے بعد ہم دوسری طرف کے برآمدے میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اسے بھی شاید علم نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لان کے اس حصے میں کوئی آ سکتا ہے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ یوں ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ تیمور نے اسے زیادہ حیران ہونے کا موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر شانے سے لٹکی ہوئی رائفل سنبھالتا، تیمور نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں ہاتھ مضبوطی سے گارڈ کے منہ پر جم گیا۔ دائیں ہاتھ سے تیمور نے اس کی گردن پشت سے پکڑ لی اور زوردار جھٹکا دے کر مخالف سمت میں گھما دی۔ چٹاخ کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور گارڈ تیمور کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ تیمور نے اسے کھینچ کر برآمدے سے باہر تاریکی میں پھینک دیا۔ اس تمام عمل میں بمشکل 2 منٹ لگے ہوں گے۔ خدا کی پناہ، ہمایوں مرزا بڑبڑایا، تم دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ مجھے ایسے ہی نڈر اور جیدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب میرا مشن ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ناؤ آئی ول سی دا ویٹ باسٹرڈ، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی مشن کی تکمیل تک اس منحوس ملک میں رکوں گا۔ اس کام میں مجھے 2 مہینے بھی لگ سکتے تھے اور 2 سال بھی۔ اتنے عرصے تک میں وہاں قیام کرتا تو ونود پانڈے کے پیچھے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ مجھے تو وہ دستاویزات اور مائکرو فلم جلد از جلد اپنے ملک کی کسی ذمہ دار ہستی تک پہنچانا تھی جنہیں ونود پانڈے لے اڑا تھا۔ برآمدے سے ہو کر ہم ایک کوریڈور میں داخل ہو گئے۔ وہاں نہایت مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے سوئچ بورڈ نظر آ گیا۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر وہ بلب بھی آف کر دیا۔ وہ آواز شاید تیمور اور ہمایوں مرزا نے بھی سن لی تھی، اس لیے میرے ساتھ ہی وہ لوگ بھی رک گئے۔ اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس لیے ہمیں خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی مگر گھپ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ کمرے میں کم از کم 2 آدمی ہیں۔ ان میں سے ایک مکروہ انداز میں خراٹے لے رہا تھا، دوسرے آدمی کی سانسوں کی آواز بہت تیز تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت گہری نیند سو رہے تھے۔ کھڑکی میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی تھی۔ میں نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو معلوم ہوا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ میں نے سوچا ہی نہیں اسی حال میں چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں اور تہہ خانہ تلاش کروں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہمایوں مرزا کا خیال تھا کہ تہہ خانے کا راستہ اسی کمرے میں ہوگا۔ ان دونوں آدمیوں کی موجودگی وہاں بے سبب نہیں تھی، اس کی بات دل کو لگ رہی تھی۔ تیمور بھی اس سے متفق تھا، خود میرا بھی یہی خیال تھا مگر میں پہلے دوسرے کمروں کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ تلاشی کے لیے وقت درکار تھا، اس لیے میں نے پہلے اسی کمرے کی تلاشی کا فیصلہ کیا جہاں وہ آدمی سو رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کمرے میں داخل ہونے کا تھا۔ ہمایوں مرزا نے سرگوشی کی۔ ہم نے کمرے کا دروازہ توڑا تو اتنا شور ہوگا
کہ آواز حویلی کے دوسرے سرے تک جائے گی۔ ہمیں دروازہ توڑنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ دستک دے کر سونے والوں کو جگائیں گے، ظاہر ہے وہ دروازہ ضرور کھولیں گے، بس اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر میں تیمور سے مخاطب ہوا، زیادہ ایکٹیو مت بننا، ہمیں ان سے تہ خانے کے بارے میں پوچھنا ہے، کہیں تم ایک ہی حلے میں ان دونوں کا جھٹکا نہ کر دو۔ لگتا ہے تمہاری بیٹری اور چارج ہو گئی ہے۔ میری بات پر ہمایوں مرزا اور تیمور دونوں ہنسنے لگے۔ بات تو کامران کی صحیح ہے، ہمایوں مرزا نے کہا۔ ابھی جس آدمی کی گردن مروڑی ہے تم نے، اس سے ہمیں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ اچھا اب جو کچھ کرنا ہے تم لوگ کرو، تیمور بھنا کر بولا۔ میں نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کمرے کے دروازے پر دستک دے دی۔ دوسری دستک کے جواب میں خراٹے یکلخت تھم گئے۔ چند لمحے بعد کوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کون ہے؟ میں جواب میں بری طرح کھانسنے لگا۔ فوری طور پر مجھے یہی سوجا تھا۔ کیا بات ہے شمو؟ اندر سے پھر وہی آواز سنائی دی۔ میں نے کھانستے کھانستے چند بربط جملے ادا کیے، پھر مجھ پر کھانسی کا خود ساختہ دورہ پڑ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ اندر سے جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھایا۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ اتنی سگریٹ مت پیا کر، کسی دن کھانستے کھانستے مر جائے گا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ تیمور اور ہمایوں مرزا دروازے کے دائیں بائیں دیوار کے ساتھ چپکے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی کھانستے کھانستے دوہرا ہو گیا تاکہ آنے والے کو اندازہ نہ ہو سکے کہ اس کے سامنے کون ہے۔ کیا ہوا شمو؟ اس نے کہا اور آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنے لگا۔ پھر اس نے کمرے کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں اپنے دوسرے ساتھی کو آواز دی، شامو دیکھو شمو کو کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ اندر سے کوئی بھنا کر بولا۔ دم کچھ زیادہ ہی لگا لیے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک عقل مندی کی بات کی کہ کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ سوئچ بورڈ شاید دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک کمرہ ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی سے ڈھا گیا۔ اچانک تیمور نے آنے والے پر چھلانگ لگائی اور اسے رگیدتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ جو آدمی مجھ پر جھکا ہوا تھا وہ چونک کر پلٹا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ہمایوں مرزا نے ایک دم ریوالور نکال لیا اور اسے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سرحد سے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اندر والے شخص کو تیمور پہلے ہی قابو میں کر چکا تھا۔ ہم دونوں پھر پھرتی سے اندر داخل ہوئے۔ پھر میں نے نہ صرف دروازہ بلکہ کھڑکی بھی بند کر دی۔ ان دونوں افراد کی حیرت دیدنی تھی۔ وہ دونوں ہمیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہم انسان نہیں کسی اور سیارے کے مخلوق ہوں۔ پھر ان میں سے قدرے سنبھل کر بولا، کون ہو تم لوگ؟ تیمور نے بڑھ کر اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا اور غرا کر بولا، سوال کرنے کا حق صرف ہمیں ہے، اب فالتو بکواس کی تو زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ تہ خانے کا دروازہ کھولو، میں نے اچانک کہا۔ تہ خانے کی چابیاں ساون کے پاس ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ تہ خانے کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہمایوں مرزا نے کہا۔ ہم نے ان چابیوں کے لیے ساون کا خون کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور گارڈ کی طرف اچھال دیا۔ اس نے چابیوں کا گچھا لے تو لیا مگر ہچکچا کر بولا، جب آپ کے پاس چابیاں ہیں تو خود ہی دروازہ کیوں نہیں کھول لیتے؟ اس مرتبہ تیمور نے اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور منہ سے خون بہنے لگا۔ پھر تیمور شفاق لہجے میں بولا، یہ تمہارے لیے آخری وارننگ ہے، اب ہاتھ کی بجائے میرا ریوالور چلے گا۔ اگر کنور صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے خون صاف کرتے ہوئے بولا، صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ یہ تہ خانے کے دروازے میں انتہائی طاقتور کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں دروازے کا علم نہیں ہے۔ دروازے میں کرنٹ؟ وہ حیرت سے بولا، نہیں، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، تو پھر چلتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ ہمایوں مرزا نے کہا۔ تیمور کے خوفناک تیور دیکھ کر وہ مجبور ہو گیا۔ تہ خانے کا دروازہ اسی کمرے کی ایک دیوار گیر الماری میں تھا۔ اس کے بعد ایک زینہ تھا اور زینے کے اختتام پر دروازہ تھا۔ زینے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ کمرے میں موجود دوسرے آدمی کو ہم نے بے ہوش کر کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ ہمایوں مرزا بھی اوپر ہی تھا تاکہ کسی بھی خطرے کے وقت وہ اس سے نمٹ سکے۔ تہ خانے کے دروازے پر بھاری بھرکم تالا جھول رہا تھا۔ تالے کا وزن بلا مبالغہ 2.5 کلو تو رہا ہوگا۔ دروازہ انتہائی مضبوط لکڑی کا تھا۔ قبر کا آدمی دروازے کے نزدیک جا کر رک گیا اور چابیوں کا جائزہ لیتا ہوا بولا، ان میں سے تو کوئی بھی چابی اس تالے میں نہیں لگے گی۔ اس کی چابی میرے پاس ہے، میں نے کہا۔ اب تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر تیمور نے اس کا کالر پکڑ کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا۔ میں نے چند لمحے تک تالے کا جائزہ لیا، پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ دوسری کوشش میں تالے کا مضبوط کنڈا ٹوٹ گیا۔ قبر کے آدمی کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ اندر گھومپا اندھیرا تھا۔ میں نے قبر کے آدمی کو پھر آگے کیا اور اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خوفزدہ نظر آنے لگا، مگر جب تیمور نے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی پر رکھی تو وہ اندر داخل ہوا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ دروازے کے بعد پھر 10-12 سیڑھیاں تھیں۔ اس کے بعد خاصا گشادہ تہ خانہ تھا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ یہاں مزید کوئی محافظ نہ ہو
मगर वहाँ कोई भी नहीं था। कबर चीतों की वजह से इतना मुतमिन था कि इसने मजीद किसी मुहाफिज की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। वहाँ एक तवील कॉरिडोर था जिसमें आमने सामने 3-3 कमरे थे। कांता कहाँ है? मैंने कबर के आदमी से पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो किस कमरे में है। यहाँ सिर्फ सावन आता था या एक नौकरानी आती थी खाना लेकर, वो भी सावन के साथ ही यहाँ आया करती थी। ये कोई ऐसा मसला नहीं था। मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि दाएं तरफ का आखिरी कमरा लॉक है। इसके दरवाजे पर भी एक वजनी ताला झूल रहा था। बकिया 5 कमरों में से किसी के दरवाजे पर ताला नहीं था। मुझे यकीन था कि कांता इसी कमरे में होगी। दरवाजे का ताला बाहर वाले ताले की तरह वजनी और मजबूत नहीं था। वो एक ही झटके में खुल गया। मैंने कुंडा खोला तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा अंदर से भी बंद है। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी तो कांता की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी, कौन है? दरवाज़ा खोलो कांता, मैं कामरान हूँ, मैंने जवाब दिया। कामरान? कांता की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। तुम वाकई कामरान हो? हाँ मैं कामरान हूँ। क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचानती? जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कांता ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया और वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ी, मगर तैमूर पर नज़र पड़ते ही झिप गई। आओ मेरे साथ, ये कहते हुए मैंने कांता का हाथ पकड़ा और तैमूर को मखसूस इशारा करते हुए जीने की तरफ बढ़ा। मेरा इशारा समझते ही तैमूर ने रिवॉल्वर का दस्ता खासी कुव्वत से कैदी के सर पर रसीद कर दिया और ख़ुद भी हमारे पीछे लपका। इसने मुड़कर ये देखने की ज़हमत भी गवारा नहीं की कि कैदी बेहोश हुआ है, ये मर गया है। हम तीनों उजरत में तहखाने से बाहर निकले तो हुमायूं मिर्ज़ा बेताबी से हमारे इंतज़ार कर रहा था। अब फ़ौरन यहाँ से निकल चलो, सुबह होने में 1 घंटा भी नहीं है, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ से बाहर निकलने का ही है, मैंने कहा। तुम यहाँ से कैसे निकलोगे? हुमायूं मिर्ज़ा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने इसका हल भी सोच लिया है। हमने बहुत मोहतात अंदाज में लॉन अबूर किया। वहाँ अभी तक दोनों चीतों की लाशें पड़ी थी। चंद लम्हे बाद हम अपने कमरे में पहुँच गए। कॉरिडोर में मौजूद मुलाजिम अभी तक बेहोश था। मैंने कमरे में पहुँच कर कांता का जायज़ा लिया। इसकी साड़ी मैली जैकेट हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ पैरों पर मैल की तय जमी हुई थी। इसका दमकता हुआ चेहरा मुरझाया हुआ था, मगर इस हाल में भी वो अच्छी लग रही थी। ओ भाई, यहाँ हम भी हैं। हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे चौंका दिया। कांता भी वालेहाना अंदाज में मुझे देख रही थी। इसके जुमले पर वो भी झिम कर रह गई। हाँ आप बताओ, तुम्हारे जहन में क्या तजवीज़ है यहाँ से निकलने की? मैंने पूछा। यहाँ से लेकर मेन गेट तक मुहाफ़िज़ों की एक फ़ौज है, इन सब से कैसे निपटोगे? पहले तुम ये बताओ कि तुम इन चीतों पर क्या जादू किया था? वो तो तुमसे ऐसे खौफज़दा थे जैसे इन्हें कोई खौफनाक चीज़ नज़र आ रही हो। हुमायूं मिर्ज़ा ने पूछा। ये सवाल खुद मेरे जहन में भी इस वक्त से चुभ रहा था जब से मैंने चीतों को हलाक किया था। मैं भला इसके सवाल का क्या जवाब देता? अच्छा, इन चीतों को तुमने मारा है? कांता ने चहक कर कहा। मुझे यकीन था ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं दुआएं करती थी कि तुम यहाँ किसी न किसी तरह पहुँच जाओ। और तुम्हें क्यों यकीन था कि ये मौसूफ चीतों को हलाक कर सकते हैं? हुमायूं मिर्ज़ा हंस कर बोला। क्या अब तक इनकी उम्र जंगलों में जानवरों से धींगा मुश्ती करते गुजरी है? इन्हें बाबा ने इतना नाकाबिले तस्खीर बना दिया है कि चीते तो चीते ये शेर को भी हलाक कर सकते हैं। कांता ने नखरिया अंदाज में जवाब दिया। इसकी बात पर मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि बाबा की खिलाई हुई जड़ी बूटी की वजह से जंगली दरिंदे मुझ पर हमला नहीं करेंगे। फिर मुझे याद आया कि जब तक मुझे पसीना नहीं आया था, दोनों चीते बढ़ चढ़ कर मुझ पर हमला कर रहे थे। इसका मतलब यही था कि मेरे पसीने में ऐसी बू पैदा हो गई है जिससे दरिंदा खौफजदा हो जाता है। हुमायूं मिर्ज़ा की आंखों में उलझन थी। इसने कांता से पूछा, तुम किस बाबा की बात कर रही हो? मैंने 6 महीने तक एक जोगी से योगा की तरबियत हासिल की है। इसने अपने ख्याल में मुझे नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। मैंने हुमायूं मिर्ज़ा को टालने की खातिर कहा, मगर इन जोगियों और सन्यासियों पर मैं यकीन नहीं रखता। कांता ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इतनी ज़हीन तो वो थी कि इस जुमले का मकसद समझ सकती। वो समझ गई थी कि मैं हुमायूं मिर्ज़ा को बाबा के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। अब यहाँ से बैठे बातें करते रहोगे या हवेली से बाहर भी निकलोगे? मैंने हुमायूं मिर्ज़ा से कहा। तुम शायद ये भूल गए कि मैं पुलिस कमिश्नर भी हूँ। मैं कबर को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाऊँगा। गिरफ्तार करके? मैंने हैरत से कहा। इस पर इल्ज़ाम क्या आयद करोगे? इस पर तो कई इल्ज़ाम हैं। हुमायूं मिर्ज़ा हंस कर बोला। कांता का अगवा और इसे हमसे बेजा में रखना, मुनशियात की स्मगलिंग और वतन दुश्मन सरगर्मियाँ, और भी बहुत से इल्ज़ाम हैं, मगर इसे जेल पहुँचाने के लिए इतना ही काफ़ी है। इन बखेड़ों में पड़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, हमें यहाँ से किसी और तरीके से निकलना होगा। एक तरीका और भी है, तैमूर ने कहा। हम कबर को यरगमाल बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसकी तजवीज़ पर मैं उछल पड़ा। वंडरफुल आइडिया, मैंने कहा। मैं अभी ठाकुर को बुलवाता हूँ और इससे कहूँगा कि तुमने जो आदमी हमारी हिफाजत के लिए यहाँ छोड़ा था वो बेहोश पड़ा है। ये सुनकर वो भागा भागा यहाँ आ जाएगा। ये तजवीज़ बुरी नहीं है, हुमायूं मिर्ज़ा ने कहा। इसमें भी एक खामी है, मैंने कहा। कबर बाद में बयान देगा कि पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे यरगमाल बनाया, मेरी भतीजी को अगवा किया और मेरे कीमती चीतों को हलाक करके ही चला गया। कौन हुमायूं मिर्ज़ा? वो हंस कर बोला।
कब आया था इस हवेली में? वो तो पिछले एक हफ्ते से दहली में है। कबर साहब को दांतों पर सीना आ जाएगा ये साबित करने में। वाकई पुलिस के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। मैंने तंजिया लहजे में कहा। चित भी इनकी होती है और पुट भी। ये तंज करने का वक्त नहीं है, हुमायूं मिर्जा झिंझलाकर बोला। सुबह होने ही वाली है। मैं कबर को यहाँ बुलवाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी इसके पीछे पीछे बाहरी की तरफ लपका। कॉरिडोर में पड़ा हुआ मुहाफिज अब होश में आ रहा था। हुमायूं मिर्जा इसके नज़दीक रुककर कुछ सोचने लगा। अगर ये होश में आ गया तो अभी चीख चीख कर पूरी हवेली को सर पर उठा लेगा और कबर होशियार हो जाएगा। हुमायूं मिर्जा ने कहा, तो फिर इसे बेहोश ही रहना चाहिए। ये कहते हुए मैंने झुककर इसकी कनपटी पर हल्का सा एक हाथ रसीद कर दिया। फिर हम लोग कॉरिडोर में निकले तो वहाँ हर तरफ अफरा तफरी थी। सुबह काजिब के धुंधलके में कबर के मुलाजिम इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये था कि मुहाफिजों को चीतों की हलाकत और कांता की रिहाई का इल्म हो गया था। हमने एक मुसल्ले शख्स को आवाज देकर बुलाया और इससे पूछा, क्या गड़बड़ है? हवेली में डाका पड़ गया है हुजूर। इसने जल्दी से जवाब दिया। डाकू ने कबर साहब के चीतों को हलाक कर दिया है और लाखों रुपए नकद और जेवरात भी ले गए हैं। व्हाट नॉनसेंस, हुमायूं मिर्जा ने कहा। डाकू क्या थे कि किसी की नजरों में आए बगैर हवेली में दाखिल हुए, चीतों को हलाक किया, डाका डाला और चलते बने। सारे गार्ड्स कहाँ मर गए थे इस वक्त? हुमायूं मिर्जा की आवाज बुलंद हो गई क्योंकि इसने कबर को आते देख लिया था। लंबे लंबे डग भरता इसी तरफ आ रहा था। इसे देखकर वो मुहाफिज वहां से खिसक गया। कबर नजदीक आया तो इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, बाल बिखरे हुए थे और वो शबखाबी के लिबास में था। ये कबर कल के कबर से बहुत मुख्तलिफ था। इसकी तनी हुई गर्दन इस वक्त झुकी हुई थी। क्या हुआ कबर साहब? हुमायूं मिर्जा ने पूछा। आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी हवेली में डाका पड़ गया है, डाकू ने मेरे चीतों को भी हलाक कर दिया है। ओहो, ये बात है। आप तो यूं परेशान हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हुमायूं मिर्जा ने कहा, आपके पास पैसे की कमी तो नहीं है? बात पैसे की नहीं है कमिश्नर साहब, कमल ने कहा। बात तो ये परेशानी की है कि डाकू यहाँ दाखिल कैसे हुए। इनको भी उन्होंने राइफल या पिस्तौल से हलाक नहीं किया बल्कि चीतों को खंजर से मारा है। मुमकिन है इन डाकुओं में कोई टार्जन भी हो। हुमायूं मिर्जा हंसकर बोला। एक चीते को हलाक करना इसके लिए मुश्किल है क्या? एक नहीं, 2 चीते थे, कमल ने जवाब दिया। जोड़ा चीतों का? मगर आपने तो एक ही चीते का तस्करा किया था। हुमायूं के लहजे में तंज था। खैर ये बताइए कि माली नुकसान कितना हुआ है? डाकू जेवरात और कैश कितना ले गए हैं? मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, कमल ने जवाब दिया। मुझे तो अपनी भतीजी कांता की फिक्र है। डाकू इसे भी ले गए हैं। कांता को ले गए हैं? हुमायूं मिर्जा ने तजाहुल का मुजाहिरा किया। इसे उन्होंने कैसे अगवा कर लिया? वो हवेली के किस हिस्से में थी? वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में थी। डाकुओं ने इसके बेडरूम के बाहर पहरा देने वाले गार्ड्स को भी हलाक कर दिया है। मुझे दौलत की नहीं, अपनी बच्ची की फिक्र है। आपकी भतीजी महफूज है, हुमायूं मिर्जा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। मैंने इस डाकू को भी पकड़ लिया है जो इसे लेकर जा रहा था। मेरे होते हुए ये मुमकिन है कि कहीं डाका पड़ जाए। कबर ने हैरत से हुमायूं मिर्जा को देखा, फिर खुशी से कांपती हुई आवाज में बोला, आप सच कहते हैं कमिश्नर साहब? मेरी बच्ची वाकई आपके पास है। आप चलकर खुद अपनी आंखों से इसे देख लें। हुमायूं मिर्जा ने जवाब दिया। वो मेरे कमरे में है, आइए। इसने कबर को चलने का इशारा किया। कबर तेजी से हमारे कमरे की तरफ बढ़ा। हम दोनों इसके पीछे पीछे थे। फिर हम तीनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। इसे देखकर कांता का रंग फक हो गया। कबर वालिहाना अंदाज में इसकी तरफ पलटा और बोला, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? डाकू ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? तकलीफ तो इसे आपने पहुंचाई है कबर साहब, मैंने सर्द लहजे में कहा। कबर ने पलट कर मुझे हैरत से देखा तो मैंने कहा, ज़्यादा हैरान होने की कोशिश मत करें, पहले अपनी प्यारी भतीजी का हुलिया देख लें। क्या हवेली में पानी नायाब है जो इस बेचारी को मुंह तक धोने का मौका नहीं मिला? इसके कपड़े देखें, क्या हवेली की दूसरी औरतें इस किस्म के कपड़े पहनती हैं? कबर ने घूर कर मुझे देखा। फिर हुमायूं मिर्जा से मुखातिब हुआ, कमिश्नर साहब अपने दोस्त को बताएं कि मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। मैं आपको शायद बताना भूल गया कि कांता का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। कभी कभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लगता ही नहीं कि इसके दिमाग में कुछ फतूर है, और कभी बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करने लगती है। मुझे अपना दुश्मन समझने लगती है। ज़हन में इसके नहीं बल्कि तुम्हारी फतूर है कबर, मैंने तलख लहजे में कहा। तुम वाकई इसकी जान के दुश्मन हो क्योंकि इसकी जायदाद हड़प करना चाहते हो, इसलिए तो तुमने इसे तहखाने में रखा है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।